Good morning, dear students. Myself, Santosh Kumar Kundara, Assistant Professor in Physics, Government PG College, दौसा। आज का हमारा टॉपिक बीएससी पार्ट सेकंड के थर्मोडायनेमिक और स्टैटिकल फिजिक्स से है। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। एस आपकी एंट्रोपी को डिनोट कर रही है और जो डब्ल्यू है इसके बारे में आपने लास्ट वीडियो में स्टडी करी होगी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा उसका हम आज अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि साम्य अवस्था में एस का मान और डब्ल्यू का मान क्या प्राप्त होता है। एस क्या है, आपकी एंट्रोपी है, और डब्ल्यू आपकी क्या है, ऊष्मागतिक प्रायिकता। तो हम क्या देखते हैं कि एंट्रोपी का मान तो ऊष्मागतिकी में, ऊष्मागतिकी साम्यावस्था में, और ऊष्मागतिकी प्रायिकता का मान सांख्यिकी, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, सांख्यिकी साम्यावस्था में अधिकतम होता है। एस का मान तो किसमें होगा, थर्मोडायनेमिक्स में, और डब्ल्यू का मान किसमें होगा, जो आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो उसमें अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है। तो अब चूंकि साम्यावस्था में दोनों के मान अधिकतम है, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि एस के बीच में और डब्ल्यू के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो माना एस व डब्ल्यू के बीच निम्न संबंध है। ठीक है, रैंडमली हम मान लेते हैं एस इक्वल टू एस डब्ल्यू। ये कोई फलन है, एस किसका फलन मान लिया हमने, डब्ल्यू का फलन मान लिया। अब दो विलगित निकाय लेते हैं। माना दो विलगित निकाय हैं, निकाय ए और निकाय बी। निकाय ए के लिए एंट्रोपी का मान S1 है और प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा, W1। निकाय बी के लिए एंट्रोपी का मान S2 है और प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा, W2। ठीक है, तो इनके लिए रिलेशन किस तरह लिख सकते हैं, इनके लिए रिलेशन आ जाएगा S1 इक्वल टू एफ W1 और इसके लिए आ जाएगा S2 इक्वल टू एफ W2। यहाँ तक क्लियर। दो विलगित निकाय ए और बी लिए, उनके एंट्रोपी और प्रायिकता के बीच में ये रिलेशन हमने मान लिया है। अब यदि दोनों निकाय को एक साथ संयुक्त निकाय माना जाए, ठीक, तो उस अवस्था में एंट्रोपी का मान क्या होगा, संयुक्त निकाय की स्थिति में संयुक्त निकाय S इक्वल टू S1 प्लस S2। दोनों की एंट्रोपी S1 और S2 का एडिशन होगी, इसलिए S इक्वल टू S1 का मान F W1, इसका मान F W2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऊष्मागतिकी की प्रायिकता आपकी निकाय 1 के लिए W1 है और निकाय 2 के लिए W2 है, इसलिए कुल प्रायिकता का मान W इक्वल टू W1 मल्टीप्लाई बाय W2 होगा। इक्वेशन नंबर थर्ड। इसलिए समीकरण 2 व 3 से S इक्वल टू एफ W1 W2 इक्वल टू एफ W1 प्लस एफ W2। इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण 4 आपको एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ W1 प्लस एफ W के बारे में रिलेशन व्यक्त कर रहा है। W1 तथा W2
स्वतंत्र चर हैं। अतः समीकरण 4 से हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव का मान ज्ञात करेंगे। पहले हम W1 के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, उसके बाद में W2 के सापेक्ष में। अतः W1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर किस समीकरण का, समीकरण नंबर 4 का क्या मान प्राप्त हो जाएगा, डेल एफ W1 W2 अपॉन डेल W1 इक्वल टू डेल एफ W1 अपॉन डेल W1, इक्वेशन नंबर 5। इस समीकरण का आपने क्या किया, W1 के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया है। इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो W2 डेल एफ W1 W2 डिवाइडेड बाय डेल W1 W2 इक्वल टू डेल एफ W1, समीकरण नंबर 6। क्या किया हमने, समीकरण 5 में W2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है और एक नई इक्वेशन प्राप्त हो गई। और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना चाहें इसको तो मान प्राप्त होगा डेल एफ W1 W2 अपॉन डेल W1 W2 इक्वल टू 1 अपॉन W2 डेल एफ W1 डेल W1, इक्वेशन नंबर 7। तो क्या हुआ, W1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने के बाद समीकरण नंबर 7 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 4, इसका W2 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और इसी तरह की एक इक्वेशन प्राप्त होगी। इसी प्रकार W2 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्या इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, इसी की सिमिलरली होगी डेल एफ W1 W2 अपॉन डेल W1 W2 इक्वल टू 1 अपॉन W1 डेल एफ W2 डेल W2, इक्वेशन नंबर 8। समीकरण 7 और 8 के दाएं पक्ष को तथा बाएं पक्ष को देखिए तो हम क्या देख रहे हैं, समीकरण 7 और 8 में जो बायां पक्ष है वो बराबर है, तो ये दोनों मान भी बराबर होंगे। इसलिए समीकरण 7 व 8 से क्या प्राप्त हो जाएगा, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू आपके बराबर होगी 1 अपॉन W2 डेल एफ W1 डेल W1 इक्वल टू 1 अपॉन W1 डेल एफ W2 अपॉन डेल W2। और लिखना चाहें तो W1 डेल एफ W1 डेल W1, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, W2 उधर, तो W2 डेल एफ W2 डेल W, इक्वेशन नंबर 9। तो समीकरण 9 का बायां पक्ष तो टोटली W1 की फॉर्मेट में है और दायां पक्ष क्या है, W2 की फॉर्मेट में। क्योंकि दोनों मान बराबर है तो हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि इनका मान किसी एक नियतांक के बराबर ले सकते हैं और कॉमन फॉर्मेट में लिखेंगे तो W डेल एफ W डेल W इक्वल टू K, क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर समीकरण 10 में जो K है वो एक नियतांक को व्यक्त कर रहा है। अब इस समीकरण से, समीकरण नंबर 10 से
एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में एक रिलेशन निकल के आएगा। क्या हो जाएगा? डेल एफ डब्ल्यू इक्वल टू के अपॉन डब्ल्यू डेल डब्ल्यू, या फिर ये कहे के, इक्वेशन नंबर 11। समीकरण 11 का समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर, ठीक है, इस इक्वेशन का एफ डब्ल्यू इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू प्लस सी। अब चूंकि शुरुआत में हम देख चुके हैं एफ डब्ल्यू का मान क्या है, एस इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 12। तो समीकरण 12 किस किस के बीच में संबंध को व्यक्त कर रहा है? एंट्रोपी, एस इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू प्लस सी। लेकिन जब आप साम्यावस्था की बात कर रहे हैं तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि हम इस नियतांक को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। जो रिलेशन प्राप्त होगा आपको, एस इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू प्राप्त होगा। समीकरण नंबर 13। अब समीकरण 13 से स्पष्ट है कि एंट्रोपी और प्रायिकता के बीच में रिलेशन लॉगरिथम फॉर्म में प्राप्त हो रहा है, एस इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू। शुरुआत हमने क्या करी थी? शुरुआत हमने माना था कि एस इक्वल टू एफ डब्ल्यू। एक रैंडमली कोई फंक्शन लिया था कि एस में और डब्ल्यू में क्या रिलेशन होना चाहिए, और आपको क्या प्राप्त हुआ है? एस इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी, इनके बीच में संबंध देखा, और जो संबंध है वो समीकरण नंबर 13 प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।